मध्य प्रदेश के 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने पर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा, आम जनता के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय भाजपा अपने अंदरूनी झगड़े को सुलझाए, यह तय करे कि सच्चाई है या षड्यंत्र। गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर के कार्यक्रम में मीडिया से बात कर रहे थे। डोटासरा ने कहा, वसुंधरा राजे के मामले में कांग्रेस के लोगों को पकड़ रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि किसने टाइप किया और सबसे पहले किसने पोस्ट की। राजे के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है यह तो पता चले। कांग्रेस को क्यों दोष दे रहे हो? जिनको पकड़ा है, अगर उन्होंने ही पहली बार पोस्ट किया है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सब जगह पोस्ट चली, सबने लगाई तो सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर ही क्यों? डोटासरा ने कहा, मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ बदलेगा, नहीं बदला तो यहाँ भाजपा का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। राजस्थान में एमएलए और मंत्री भी ले देकर काम करवा रहे हैं। महिला आरक्षण के सवाल पर डोटासरा ने कहा, इस मामले में कांग्रेस सफाई नहीं दे रही है, कांग्रेस तो इनको घेर रही है। आज की तारीख में नारी अधिनियम लागू हुई, इस सरकार को तो उसकी क्रियान्वित करनी है, लेकिन लेकर बैठे हुए अब दोबारा संशोधन लेकर आ रहे हैं। ये लोग परिसीमन मर्जी से कैसे बनाएंगे? रिफाइनरी के सवाल पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा, रिफाइनरी की सोच कांग्रेस की है, सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री को तो विदेश में घूमने से फुर्सत नहीं, पीएम ने समय नहीं दिया, 4 महीने पहले शुरू हो जाती तो आज जो विकट स्थितियां है उसमें मदद मिलती। उन्होंने कहा, पीएम के आने से पहले हादसा होना दुर्भाग्यपूर्ण भी है और गंभीर चूक भी। डबल इंजन की सरकार लगी हुई है, फिर भी इतनी बड़ी चूक, पीएम अंदर होते, बाहर लाखों लोग होते, तब हादसा हो जाता तो हम तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं होते। ये साजिश है, दुर्घटना है, पता करना सरकार का काम है, इसकी पूरी बात सामने आनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी बंगाल में लगभग 29 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ है। संविधान प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार देता है, इस प्रकार की कार्रवाई लोकतंत्र के खिलाफ है। चिंता का विषय है राजस्थान में लंबित पंचायती राज चुनावों पर। डोटासरा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक कर चुनाव करवाने चाहिए थे। सरकार चुनाव टालने के लिए प्रशासकों के माध्यम से काम चला रही है। ओबीसी आयोग का गठन तो किया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। कांग्रेस की मांग है कि ओबीसी डेटा जनता के सामने लाया जाए, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराए जाए। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन राज्य में पुनः तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस ने भी वह मजबूती से चुनाव लड़ाए, पार्टी को अच्छा समर्थन मिलेगा। बीजेपी ने अपनी सारी महिला नेताओं को आगे कर दिया महिलाओं को जोड़ने के लिए, कांग्रेस क्या कर रही है? कल आई थी ना महिला जी, एआईसीसी ने भेजी थी 3 जगह, जयपुर, उदयपुर और एक शायद तो हर जगह, बाकी हमने भेज दी। हम सब जगह जा रहे हैं और आप लोगों से आग्रह है कि सही बात हम सब बता रहे हैं, आपके समझ में आ जाए तो आप उस हिसाब से उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करो, क्योंकि देश के सामने सच्चाई जानी चाहिए। चाहे हमारी गलती है तो वो जानी चाहिए, अगर उनकी कोई कमी है तो वो भी जानी चाहिए। देश ने जब पूर्ण बहुमत के साथ में सर्वसम्मति से 2023 का बिल लागू कर दिया और जनगणना का क्लोज उन्होंने डाला, डिलिमिटेशन का क्लोज उन्होंने डाला, तो वो दोनों काम उनको करने हैं, हमको नहीं करने हैं, हमको नहीं करने हैं। और क्या सरकार नहीं कर सकती थी 2023 में वापस आने के बाद में? 24 में आ गए थे ये मई में, उसके बाद में क्या ये जनगणना नहीं करा सकते थे? अब 27 मार्च में आ रहा है और अप्रैल मई के अंदर लोकसभा के चुनाव है, 6 महीने आगे और किसका लो? 2.5 साल के अंदर परिसीमन भी कर दो, जनगणना भी हो जाएगी, महिला आरक्षण लागू कर दो। तो ये इतना बार तोबा किस बात का? इतना बार तोबा ये है कि 2 जगह चुनाव है, वहां एक बार फायदा ले ले। उसके अलावा मैं बता रहा हूं आपको, नाम ही नहीं लेंगे। ये जब बंगाल वाला चुनाव हो जाएगा ना और तमिलनाडु का, उसके बाद में ये महिला आरक्षण की बात ही नहीं करेंगे, देख लेना आप। और अगर जातिगत आंकड़े आगे, जनगणना के आंकड़े आगे, फिर भी ये नहीं देंगे, महिलाओं को देना नहीं चाहते हैं। ये तो अपनी मर्जी से परसेप्शन फैला करके लोगों को भ्रमित करके अपनी राजनीति कायम रखना चाहते हैं, जो अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। राजस्थान में पंचायत, ये देखिए, पहली बात तो महिला आरक्षण की शुरुआत 1992 में हमने की थी, जब राजीव गांधी ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन ला करके, और उसके बाद में पंचायती राज के अंदर ओबीसी और महिलाओं को आरक्षण मिला। 1996 के अंदर देश में लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण के लिए शुरुआत की गई। 2010 में, उसके बाद में 2010 में राज्यसभा में बिल पारित किया गया, आगे नहीं बढ़ा। 2023 में एनडीए गवर्नमेंट लेकर के आई
2023 में एनडीए गवर्नमेंट लेकर के आई, हमने सबने समर्थन दिया, शायद कोई एक दो ने किसने दे दिया पता नहीं, विरोध में सर्वसम्मति से बिल पारित हो गया। तो ये जो शर्त है कि 2026 की जनगणना होगी और डिलिमिटेशन होगा और 33% सीटें बढ़ने के बाद में 33% इनको मिलेगा, ये इनका बिल था, हमने उसको समर्थन दे दिया, हम आज भी उस पर सहमत हैं। कोई पूछे कि 3 साल तक उसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया, नोटिफाइड क्यों नहीं किया उसको, इसका मतलब आपके उस दिन जिस दिन ये बिल पास कराया था, आप नहीं पास कराना चाहते थे, कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने आगे बढ़ करके आपका समर्थन कर दिया, वो आपको ठीक नहीं लगा, आपकी सियासत पूरी नहीं हुई, आपको माइलेज नहीं मिला और महिलाओं को आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया, तो आपने उसको रोक दिया। और जब अब संशोधन लेकर के आए डिलिमिटेशन का, तो आपने पहली रात को किसी संविधान विशेषज्ञ ने बताया कि भाई जो मरी हुई चीज है उसको आप उसमें संशोधन कैसे करोगे, तो मजबूरी के अंदर कानूनी रूप से असंवैधानिक हो जाता वो, संशोधन आता ही नहीं, तो उन्होंने रात को गजट नोटिफाइड कर दिया। ठीक है साहब, गजट नोटिफाइड कर दिया। अब जब महिला आरक्षण बिल लागू हो गया और जनगणना हो रही है, तो आप जनगणना कराइए, जातिगत जनगणना भी कराइए, उसके बाद में 33% 2 साल परिसीमन का समय भी है और आप 2029 में लागू कर दीजिए। वो कह रहे नहीं, हम तो हमारी शर्तों पे लागू करेंगे, 2011 की जनगणना से करेंगे। क्यों साहब, 2021 में जनगणना पेंडिंग थी, 2023 में आपने बिल बनाया, उसमें साफ लिखा कि हम पहले जनगणना कराएंगे और 2026 में जो जनगणना हमें मिलेगी वो जनगणना के आधार पे हम परिसीमन करते हुए 2029 में हम लोग इस महिला आरक्षण को लागू करेंगे। तो 2026 में जनगणना पूरी हो जानी चाहिए थी, 2024 में आते ही अगर ये जनगणना चालू करा देते 26 में हो जाती। जो काम सत्ता पक्ष को, मोदी सरकार को करना है, वो काम विपक्ष तो कर नहीं सकता, वो सरकार में नहीं है। और आज भी ये कह रहे नहीं नहीं, हमने जो खाका बना लिया नहीं अंदर ही अंदर, तोड़ फोड़ का, चाहे जिसको जितना कर दो, चाहे जो वो कर दो। आपको मैं बताऊं, शायद हो सकता है पता भी होगा, ये जो डिलिमिटेशन का जो संशोधन लेके आ रहे थे, उसमें ये डिलिमिटेशन के पूरे अधिकार साधारण बहुमत के बिल के आधार के ऊपर सरकारों को लेना चाह रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल 2/3 मेजोरिटी से होता है। वो 2/3 मेजोरिटी से जो प्रस्ताव पारित होता है सरकार में, वो साधारण बहुमत का उसको करना चाह रहे थे कि जो सरकार साधारण बहुमत के बिल ला करके तय कर लेगी, वो जनगणना मान्य हो जाएगी परिसीमन के लिए और उतनी सीटें वो मर्जी से करेगी। यानी बहुमत तो सरकार होती है, तो सरकार का होता ही है, तो बहुमत एक वोट भी ज्यादा हो गया उनके पास, बहुमत है, मर्जी है, जैसे डिलिमिटेशन करो, मर्जी है, जहां पर जनगणना 2011 की मान लो, कहीं 26 की 27 की आ रही है तो 27 का मान लो, कहीं इससे पहले 2001 वाली भी मान लो, मर्जी है जैसे करो और तोड़ फोड़ करके पूरा भूगोल चेंज कर दो। तो ये जो षड्यंत्र था, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश विपक्ष ने किया है, न कि महिला आरक्षण का विरोध किया। महिला आरक्षण बिल आज भी लागू है, 2023 वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लागू है और अब जनगणना चल रही है, ओबीसी की भी आ जाएगी आंकड़े, जनगणना के भी आ जाएंगे, महिला आरक्षण डिलिमिटेशन करके पूरा कर दो, कौन मना कर रहा है। तो ये तो भ्रामक प्रचार है। अब देश के नाम संबोधन देश के लिए होता है, न कि किसी विपक्षी पार्टियों को गाली देने के लिए, उनके लिए अनर्गल प्रलाप। मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी हमारे कांग्रेस पार्टी ने दिया है कि चलते चुनाव में आप स्पेशल बुला रहे हो, सेशन बुला रहे हो, उसमें जो बोलना वो बोल रहे हो, फिर देश के नाम संबोधन के नाम से प्रधानमंत्री कार्यालय का, सरकारी कार्यालय का दुरुपयोग कर रहे हो चुनाव के लिए और विपक्ष को गाली दे रहे हो। तो ये कहाँ कहाँ की न्याय की बात है, ये कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सही बात ये है कि इन्होंने कहा था ना कि हम संविधान बदलेंगे 400 दे दे, ये संविधान यही था कि मर्जी है जिसको आरक्षण दो, मर्जी है जिसका खत्म करो, मर्जी है जिसका परिसीमन करो, मर्जी है जिसका सीट को इधर उधर करो, जिसको अंदर डालो, बाहर करो बाहर डरो, जो इनके पास आ जाए वो तो साहूकार है, बाकी सब चोर हैं उनके सबके। आज बताओ ना, पश्चिम बंगाल में सारी ईडी पड़ी है, वहां 200 अफसरों के घर चली गई, नेताओं के घर चली गई, तो वो वहीं थे और हम यहीं बैठे हैं। देख लेना आप, 1.5 साल बाद में यहीं सारी ईडी ये इनके जो है वो घूमेंगे, और आज कोई नहीं है, आज सब शांत है। तो ये संविधान नहीं कहता, ये लोकतंत्र नहीं कहता। मैं समझता हूं कि ये देश के प्रधानमंत्री जी और एनडीए
में अपनी जो प्रतिष्ठा उनकी कमजोर हो रही है, बीजेपी में अंदर ही अंदर जो सुखबकाट हो रही है और इनके जो रिटायरमेंट की बातें भी चलने लगी हैं, तो इन सब से बौखला करके आनन फानन में इस तरीके का लोगों में भ्रम फैला करके अपनी साख और सल्तनत बचाना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ कि अब संभव नहीं हो पाएगा। जी सर। सर, जिस तरह रिफाइनरी का पूरा निकलकर जो सामने है, कांग्रेस पार्टी क्या देखती है कि ये चूक है या एक साजिश थी, क्या थी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो रिफाइनरी की सोच कांग्रेस की सोच थी और सोनिया गांधी जी ने उसका शिलान्यास भी कर दिया था। वसुंधरा जी आ गई और उन्होंने जानबूझ के देरी की बीजेपी ने, और उसके बाद में देर आए दुरुस्त आए, रिफाइनरी शुरू हुई, 4 महीने पहले बन करके तैयार हो गई। देश के प्रधानमंत्री जी ने समय नहीं दिया क्योंकि उनको विदेशों में घूमने से फुर्सत नहीं है, तो 4 महीने तक हुआ नहीं। और आपने देखा होगा कि ईरान और इराक, इसका जो इजराइल का जो युद्ध है, उसमें हमें गैस की किल्लत का सामना करना पड़ा, डीजल पेट्रोल कतारें लगी, सीएनजी की कतारें लगी। अगर ये रिफाइनरी 4 महीने पहले शुरू हो जाती तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों की समस्याएं कम होती। चलिए, फिर भी देर आए दुरुस्त आए, रिफाइनरी की डेट तय हो गई, लेकिन उसके 24 घंटे के अंदर पहले इस तरह का एक बहुत बड़ा हादसा, आग जनी होना, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है और ये गंभीर चूक भी है। देश के प्रधानमंत्री अगर उद्घाटन करने आ रहे हैं, पूरा देश लगा हुआ है, पूरा डबल इंजन की सरकार लगी हुई है, और उसके बाद में इस तरीके से आग के हवाले हो जाना, ये कोई साधारण घटना नहीं हो सकती है। अगर ईश्वर ना करे ऐसा नहीं हुआ, अच्छी बात है, वरना देश के प्रधानमंत्री उस रिफाइनरी में हों, लाखों लोग जैसे बीजेपी बता रही थी वहां पर हों, और उसके बाद में इस तरह का हादसा हो जाए, तो मैं समझता हूं कि हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहता। हिंदुस्तान पूरे देश में मतलब किस दुनिया के अंदर किस तरीके से उसकी जो भर्त्सना होती, मैं समझता हूँ। तो ये अब साजिश है, दुर्घटना है, ये तो सरकार का काम है। देखिए, हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते, हम तो इतना कहना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी चूक है, ये कोई साधारण चूक नहीं है। लेकिन जो इतिहास बता रहा है इनका, चाहे आप चाहे पुलवामा की घटना की बात ले लीजिए, चाहे पहलगाम की बात ले लीजिए, चाहे और कोई सी ले लीजिए, बाद में रिजल्ट क्या होता है ये किसी को नहीं बताते। तो इससे जनता के अंदर आशंकाएं पैदा होती हैं कि ये हो क्या रहा है। भाई, सरकार कह रही है कि ये हो गया, पाकिस्तान ने कर दिया, इसने कर दिया, इसमें तो पाकिस्तान ने नहीं किया होगा शायद, और कांग्रेस ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि दो ही बातें हैं प्रधानमंत्री जी के पास में कि या तो कोई आतंकी घटना होती है, पाकिस्तान ने कर दिया, और अगर देश में कोई बात होती है तो क्या कांग्रेस ने कर दिया। तो इसमें तो दोनों नहीं है, कम से कम इसमें तो इनकी विफलता है, कहाँ चूक हुई है, कैसे ऐसी दुर्घटना हो गई। और लोग कहते हैं 10,000 करोड़ का दोबारा इसमें पैसा लगेगा, लोग कहते हैं 4 महीने 6 महीने लगेंगे। अब क्या सत्य है वो तो आएगा जब पता लगेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी चूक है और बहुत बड़ी दुर्घटना है। इससे एक सबक भी लेना चाहिए और इसका पूरा का पूरा खुलासा सामने आना चाहिए। अब कभी वसुंधरा जी की चिट्ठी उनके नाम से आती है, वो सही है गलत है हम इसमें नहीं जाना चाहते, हो सकता है गलत होगी, हमें कोई मतलब नहीं है उस बात से, लेकिन क्लियर कट बात आनी चाहिए ना। अभी तक भी नेशनल मीडिया उसको पूरे तरीके से चला रहा है और कुछ कांग्रेस के लोगों को पकड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस के लोगों ने साजिश की है तो वो कांग्रेस का हो चाहे किसी भी दल का हो, उसको पकड़ो। लेकिन अगर मीडिया के अंदर इस तरीके की चिट्ठी आ रही है और उस चिट्ठी के ऊपर केवल कांग्रेस के 2 4 5 कार्यकर्ताओं को वो चिन्हित किया जा रहा है, जबकि होना यह चाहिए कि वो चिट्ठी कहां से टाइप हुई, कैसे गई और सोशल मीडिया में सबसे पहले किसने उसको पोस्ट किया, और वो साजिश करता, अगर वो साजिश है तो साजिश करता कौन है। वसुंधरा जी भी कह रहे हैं साजिश हो रही है मेरे खिलाफ, तो भाई साजिश कौन कर रहा है वसुंधरा जी के खिलाफ? उनका प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि साजिश हो रही है। उससे पहले भी एक दिन वसुंधरा जी ने बयान दिया, उसके लिए कहा मेरा गलत अर्थ लगा लिया गया, और जो हालात बने हुए आपस में वो तो सबसे किसी से छुपे हुए नहीं है। तो ये बीजेपी की जो अंदरूनी सियासत है, झगड़ा है, लड़ाई है, सहमत का खेल है, इसमें कांग्रेस को दोष क्यों दे रहे हो आप?
अगर जिन बच्चों को पकड़ा गया है मध्य प्रदेश से, अगर उन बच्चों ने ये लेटर बना करके अगर उन्होंने फर्स्ट टाइम पोस्ट किया है तो 100% उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है षड्यंत्र करने की उसमें होना चाहिए। लेकिन अगर आपके और हमारे पास ऐसी चिट्ठी आ गई और सोशल मीडिया पे आगे से आगे चली गई तो लाखों लोगों के पास गई होगी, मिलियंस में पहुंच गए होंगे, तो फिर उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आम जनता के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय अपने अंदरूनी झगड़े को वो सुलझाएं और बैठ करके तय करें कि ये षड्यंत्र है या सच्चाई है, ये जनता के सामने आना चाहिए जिससे जनता को पता लगे। महिला आरक्षण में जी सर, महिला आरक्षण को ये जो बीजेपी ने जो कदम उठाया, कहीं न कहीं चीट और पट दोनों उनकी हो गई और कांग्रेस को सफाई देते फिरना पड़ा। नहीं, सफाई नहीं करें, कांग्रेस तो घेर रही है इनको। क्या आपने 2023 का बिल लेकर के आए, आपको उम्मीद नहीं थी, आप सोच रहे थे कि हम इनको विलेन घोषित कर देंगे, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन दे दिया। आप 3 साल तक गजट नोटिफाइड नहीं किया, हमने कहा भाई तुम्हारी मर्जी है, करो ना करो तुम्हारा बिल है, उन्होंने नहीं किया, मजबूरी के अंदर उनको गजट नोटिफाइड करना पड़ा। अब हम कह रहे हैं कि आज की तारीख में नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम जो भी है वो महिला आरक्षण का वो लागू है और ये काम सरकार को आगे उसकी ऊपर क्रियान्विति तक पहुंचाना है, विपक्ष को नहीं पहुंचाना है। विपक्ष कहीं उसमें रोड़ा अटका ही नहीं रहा है। इसमें तो यही एक्सपोज हो गए कि तुम 3 साल तक लिए बैठे रहे, जनगणना तुम करा नहीं रहे हो, उस बिल के अंदर से अब आप दोबारा संशोधन लेकर के आ रहे हो। उस बिल में भी संशोधन क्या लेके आ रहे हैं? परिसीमन मर्जी से करेंगे। तो परिसीमन मर्जी से कैसे करेंगे? ये संविधान बनाने वालों ने ये सोच समझ कर किया था कि ऐसा कोई हथियार केवल पूर्ण बहुमत की सरकार को नहीं दे दिया जाए जिससे देश में कहीं आग लग जाए, भूगोल ही बदल दिया जाए और देश में 80% जो स्टेट टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर करके देश की सरकार चलाते हैं, उन 80% को कोने में रख दो और 20% में रेवड़ियां बांटो और 4 स्टेट के अंदर रेवड़ियां बांट करके पूरे देश का पैसा वहां खर्च करो और सत्ता पे काबिज रह जाओ। ये कौन सा मॉडल हुआ? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी कहता है। जहां से सबसे ज्यादा जनरेट होता है रेवेन्यू, जिससे देश की सरकारें चलती हैं, हमारी इकोनॉमी उसके ऊपर निर्भर है, वहां को छोड़ दो और उत्तर प्रदेश, बिहार 2-3 स्टेट ले लो और उसमें पैसे बांट दो, लाडो चला दो, बिना लाडो चला दो, महिलाओं के खातों में पैसे बांट दो, पूरे देश का कलेक्शन वहां बांट करके 4 जगह सरकार वहां बीजेपी को ले आओ और सत्ता पे काबिज रहो, बाकी स्टेट कहीं जाओ। आप बताओ, मणिपुर की सीट कम है, तभी तो मणिपुर के अंदर आग लगी हुई है। 3 साल से देश के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे। सीजेआई ने टिप्पणी की थी, तब एक दिन 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे, आज नहीं बोल पा रहे हैं। विदेश नीति जो है आपके सबके सामने है, कोई मतलब नहीं है 3-4 जगह रेवड़ियां बांटो। बिहार में, बंगाल में क्या हो रहा है साहब? एसआईआर में नाम काट रहे हैं, इतने 30-30, 40-40 लाख नाम काट रहे हैं। लोग रो रहे हैं कि भैया हमें वोट का अधिकार दो। वोट के अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को क्या बंगाल के अंदर जो 29 लाख वोट काटे जा रहे हैं, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? एक लाइन में प्रस्ताव पारित करके सरकार आदेश निकाल दे कि ये 29 लाख लोग हैं, ये इस देश के नागरिक नहीं है, हम मान जाएंगे। देश के नागरिक नहीं है ये नहीं कह रहे और वोट काटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो सुविधा पड़ेगा उनका वोट वोटर लिस्ट में रहेगा, आपको जो सहूलियत नहीं रहेगी उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। तो ये कहां का? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं कहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि हर भारत के एक नागरिक को एक वोट का अधिकार है और वो अपने वोट का प्रयोग करते हुए प्रजातांत्रिक सरकार का चयन करता है। देखो तमाशा बना दिया इन्होंने। उठा तो रहे, लेकिन अब आप भी सपोर्ट करो ना थोड़ा। हम तो कह रहे हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल अनुच्छेद 243 ई और यू में साफ स्पष्ट है कि 5 साल में ये परिसीमन वगैरह जो भी ओबीसी आयोग सब कर लेना चाहिए था। इसमें भी मैं बताना चाहता हूँ, 2022 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 2023 दिसंबर में ये लोग आ गए। इनको ओबीसी आयोग बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि चुनाव तो 9 महीने बाद में ही थे, नगर निकाय के 59 नगर निकाय के, और 12 महीने बाद में पंचायत राज के चुनाव थे।
तो ये प्रशासक क्यों लगाते जा रहे हैं? आज सब जगह तकरीबन जगह ग्राम पंचायत सब में लग गए और बाकी पंचायत समितियों में भी काफी 90% में लग गए, जिला परिषद भी 10-15 उसके अलावा लग गए और नगर निकाय में सब जगह ही हो गए, 305 के अंदर लग गए। तो आप बताइए प्रशासकों से काम क्यों चला रहे हैं? ओबीसी आयोग ने 3 महीने के लिए बनाया जो सर्वे किया, मैं 3 महीने नहीं, मैं 1 महीने में आपको पूरे ओबीसी की रिपोर्ट वार्ड इकाई वाइज दे दूंगा। इनको देनी नहीं, करानी नहीं। हमारी तो बात होती है ना ओबीसी वालों से, आयोग वालों से, वो कह रहे हैं साहब, वो ये कह रहे हैं ठंडे बस्ते में पड़े रहो तुम। आपने देखा होगा, आपने भी चलाया होगा, मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने भी चलाया कि एक समय आया था जब कि साहब 20-21 तारीख को जो है, फरवरी को या जनवरी को जो आज ओबीसी आयोग रिपोर्ट दे देगा और हम करा देंगे। इनके मंत्रियों के बयान देख लो आप, हम तो तैयार हैं साहब, ओबीसी आयोग 1-2 दिन में रिपोर्ट दे देगा, हम ठप्पा लगा देंगे, कैबिनेट में चला जाएगा। और अब कहाँ गया वो ओबीसी आयोग? कोई बयान ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो मतलब ये तो कोई बात नहीं होती है। तो 3 साल ही नहीं देंगे तो फिर क्या कर लोगे? आपने ऐसा ओबीसी आयोग ही क्यों बनाया जो आपको काम नहीं कर? और ओबीसी आयोग कोई काम नहीं करता साहब, उसमें तो 5-7-10 आदमी होंगे। सरकार को डाटा देना है ना। चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त में साफ कहा है कि मैंने 20 चिट्ठियां दी, मेरी का एक का जवाब नहीं दिया इन्होंने। जवाब देते तो इनको चुनाव कराने पड़ते। तो चुनाव नहीं कराना, ये इनकी आदत पड़ गई। इनकी जो है ना पोत सामने आ जाएंगे, इनको पता लग जाएगा। बोले सेन बार्बर जी को किसी ने कहा कि भाई मेरे बाल कितने हैं? बोले भैया अभी कैंची लगाने दे, नीचे गिर जाएंगे, पता लग जाएगा, गिन लेना। तू मेरे को मेहनत करवा रहा है, मेरे तो काटने के पैसे दे रहा है, तू मेरे को गिनने के थोड़ी दे रहा है, तू तेरा खुद ही गिन लेना, मैं तो नीचे डाल दूंगा। तो ये तो पता लग जाएगा इनको जब चुनाव होगा तो कितने ये पानी के अंदर है। इनकी आईबी की रिपोर्ट ये है कि तुम्हारा सुपड़ा साफ हो गया है। और मुझे तो लगता है कि ये पहले कोई पर्चियां बड़ी छोटी सब बदलेंगी और ये बदलेंगी, उसके बाद में कोई दूसरा ही कराएगा। मुझे तो जो शंका लग रही है, बाकी तो हमारे कहने से तो कोई चेंज तो होते नहीं है, यही रहे हमारे, तो क्या दिक्कत आ रही है? बीजेपी के क्या लगता है आपको कि चेहरा बदलेगा? ये जो बीजेपी ने जो कदम उठाया, कहीं न कहीं चीट और पट दोनों उनकी हो गई और कांग्रेस को सफाई देते फिरना पड़ा। नहीं, सफाई नहीं कह रहे, कांग्रेस तो घेर रही है इनको। क्या आपने 2023 का बिल लेकर के आए, आपको उम्मीद नहीं थी, आप सोच रहे थे कि हम इनको विलेन घोषित कर देंगे, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन दे दिया। आप 3 साल तक गजट नोटिफाइड नहीं किया, हमने कहा भाई तुम्हारी मर्जी है, करो ना करो तुम्हारा बिल है, उन्होंने नहीं किया, मजबूरी के अंदर उनको गजट नोटिफाइड करना पड़ा। अब हम कह रहे हैं कि आज की तारीख में नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम जो भी है वो महिला आरक्षण का वो लागू है और ये काम सरकार को आगे उसकी ऊपर क्रियान्विति तक पहुंचाना है, विपक्ष को नहीं पहुंचाना है। विपक्ष कहीं उसमें रोड़ा अटका ही नहीं रहा है। इसमें तो यही एक्सपोज हो गए कि तुम 3 साल तक लिए बैठे रहे, जनगणना तुम करा नहीं रहे हो, उस बिल के अंदर से अब आप दोबारा संशोधन लेकर के आ रहे हो। उस बिल में भी संशोधन क्या लेके आ रहे हैं? परिसीमन मर्जी से करेंगे। तो परिसीमन मर्जी से कैसे करेंगे? ये संविधान बनाने वालों ने ये सोच समझ कर किया था कि ऐसा कोई हथियार केवल पूर्ण बहुमत की सरकार को नहीं दे दिया जाए जिससे देश में कहीं आग लग जाए, भूगोल ही बदल दिया जाए और देश में 80% जो स्टेट टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर करके देश की सरकार चलाते हैं, उन 80% को कोने में रख दो और 20% में रेवड़ियां बांटो और 4 स्टेट के अंदर रेवड़ियां बांट करके पूरे देश का पैसा वहां खर्च करो और सत्ता पे काबिज रह जाओ। ये कौन सा मॉडल हुआ? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी कहता है। जहां से सबसे ज्यादा जनरेट होता है रेवेन्यू, जिससे देश की सरकारें चलती हैं, हमारी इकोनॉमी उसके ऊपर निर्भर है, वहां को छोड़ दो और उत्तर प्रदेश, बिहार 2-3 स्टेट ले लो और उसमें पैसे बांट दो, लाडो चला दो, बिना लाडो चला दो, महिलाओं के खातों में पैसे बांट दो, पूरे देश का कलेक्शन वहां बांट करके 4 जगह सरकार वहां बीजेपी को ले आओ और सत्ता पे काबिज रहो, बाकी स्टेट कहीं जाओ। आप बताओ, मणिपुर की सीट कम है, तभी तो मणिपुर के अंदर आग लगी हुई है। 3 साल से देश के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे। सीजेआई ने टिप्पणी की थी तब एक दिन 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे, आज नहीं बोल पा रहे हैं। विदेश नीति जो है आपके सबके सामने है, कोई मतलब नहीं है 3-4 जगह रेवड़ियां बांटो। बिहार में, बंगाल में क्या हो रहा है साहब? एसआईआर में नाम काट रहे हैं, इतने 30-30, 40-40 लाख नाम काट रहे हैं। लोग रो रहे हैं कि भैया हमें वोट का अधिकार दो। वोट के अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को क्या
बंगाल के अंदर जो 29 लाख वोट काटे जा रहे हैं, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? एक लाइन में प्रस्ताव पारित करके सरकार आदेश निकाल दे कि ये 29 लाख लोग हैं, ये इस देश के नागरिक नहीं है, हम मान जाएंगे। देश के नागरिक नहीं है ये नहीं कह रहे और वोट काटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो सुविधा पड़ेगा उनका वोट वोटर लिस्ट में रहेगा, आपको जो सहूलियत नहीं रहेगी उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। तो ये कहाँ का? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं कहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि हर भारत के एक नागरिक को एक वोट का अधिकार है और वो अपने वोट का प्रयोग करते हुए प्रजातांत्रिक सरकार का चयन करता है। ऑफिस तो बना लिया, अब प्रीमियम क्वालिटी का फर्नीचर कहाँ से खरीदे? तो अब सार्थक फर्नीचर लाया है प्रीमियम क्वालिटी के साथ वाजिब दामों में फर्नीचर खरीदने का मौका। यहाँ आपको मिलेगा शानदार 6 और 8 सीटर सोफा सेट, डबल बेड, अलमारी, सभी फर्नीचर आपके बजट के अनुसार, वो भी कम दामों में। हमारे यहाँ फर्नीचर पर इजी EMI और बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस दीपावली पर सार्थक फर्नीचर लाया है विशेष गिफ्ट और डिस्काउंट पाने का भी सुनहरा मौका। आपके डिजाइन और कलर के अनुसार कस्टमाइज फर्नीचर बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सार्थक फर्नीचर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7297811766।